सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए वेंडिगो की एक खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हो गया हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि भाई तुम तो वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर की सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, तो आखिर क्या हुआ? इतने दिन हो गए, सीरीज स्टार्ट क्यों नहीं हुई? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने काफ़ी दिन पहले ही अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था फोटो वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर का कि मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी तक सीरीज स्टार्ट नहीं हुई और उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और इसका रीज़न यही है कि भाई आप सभी को पता ही है, चाहे स्टोरी राइटिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, जितने भी क्रिएटिव काम होते हैं, कोई भी क्रिएशन वाला काम जिसमें माइंड थोड़ा क्रिएटिव चीज़ें करता है, उन सभी चीज़ों में दिमाग का शांत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को ये बात पता होगी अगर आप में से कोई क्रिएटिव फील्ड में है तो। और ऐसा ही सेम मेरे साथ है। अभी कुछ दिनों से मेरा दिमाग जो है वो शांत नहीं है। दिमाग थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, जिसकी वजह से मैं अभी कहानियाँ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। घर में छोटा भाई है, उसकी मेडिकल कुछ कंडीशन है और वो उस पर थोड़ा दिमाग ख़राब रहता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ स्टार्ट। आई होप आप सभी समझेंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जल्दी वो भी ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिनों में वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर असली फॉर्म में आएंगे और एक से बढ़कर एक कहानी अपलोड करेंगे। तो ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया कि क्या बात है क्या नहीं है, और आप सभी समझिएगा, आप मेरी फैमिली है। तो चलिए, आज मैं आप सभी को वेंडिगो की कहानी सुनाता हूँ और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी के लिए वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर की सीरीज को लेकर आ सकूं। तो चलिए, बिना किसी देरी के वेंडिगो की एक खौफनाक कहानी को अब शुरू करते हैं। एक बेहद ही काली अंधेरी रात, और उस रात में आप एक सड़क के सामने खड़े हो, जिस सड़क पर आपको सिर्फ काला अंधेरा नजर आ रहा हो, और नजर आ रहा हो उसके अगल बगल का डरावना जंगल। उस जंगल से अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही हो और आपकी मंजिल उस सड़क के उस पार हो, और आपके पास उस सड़क को पार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना हो। तब आप क्या करेंगे? हो सकता है आप में से कई लोग इस हालात को अपने दिमाग में सोचकर ही डर गए हो, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं इन हालातों में फंसा हुआ था। जैसे आप लोग इन हालातों को सोचकर ही डर रहे थे, मैं आपसे कई गुना ज्यादा इन हालातों का सामना करके डर रहा था। यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब थी और मैं अपनी फैमिली की गरीबी को खत्म करना चाहता था। उसके लिए एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। इसलिए रात के वक्त मैं एक पिज्जा शॉप पर डिलीवरी बॉय की जॉब किया करता था और उसी से अपने पढ़ाई के सारे खर्चों को पूरा करता था। वो जॉब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अगर मैं वो जॉब नहीं करता तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती और मैं हमेशा के लिए गरीब रह जाता। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात बन जाते हैं जब आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है। आज भी मुझे याद है, मेरी लड़ाई हो गई थी मेरे बॉस से, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स मैं लेट दे चुका था और मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे पास जो गाड़ी थी, खैर उसे गाड़ी बोलना ही बेकार है, मेरे पास एक स्कूटर है जो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, बट एज अ शो पीस। वो स्कूटर बहुत ही ज्यादा पुराना है। एक्चुअली वो स्कूटर मेरे पिताजी ने खरीदा था। उसके बाद जब वो बूढ़े हो गए तब वो चला नहीं पाते थे, और उसके बाद जब वो स्कूटर खाली पड़ा रहता था तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर पिज्ज़ा डिलीवरी करी जाए और कुछ पैसे कमाए जाए। मेरे पास नई गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं वही पापा का पुराना धुराना स्कूटर लेकर निकल पड़ता था पिज्ज़ा डिलीवर करने के लिए। और कई बार लेट हो जाता था, क्योंकि वो स्कूटर कभी भी रात में बंद हो जाता था, कहीं पर भी।
इसलिए 2-4 ऑर्डर्स मैंने उस रात लेट पहुंचाए थे। मेरी मालिक से बहस भी हो गई। मेरा मालिक कह रहा था कि तुम हमेशा पिज्ज़ा लेट डिलीवर करते हो, लेकिन अब आप सभी समझ ही सकते हैं, मालिक कभी भी एम्प्लॉय की मजबूरी नहीं समझता। वही हाल मेरा भी था। मेरे मालिक ने भी मेरी मजबूरी नहीं समझी। उसने ये नहीं देखा कि ये बेचारा अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए इस स्कूटर पर कितनी मेहनत कर रहा है, और ये स्कूटर हर वक्त खराब हो जाता है। तकरीबन 30 मिनट मेरी और मेरे बॉस की बहस चली, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, ये लो 2 डिलीवरीज और हैं, इन्हें जल्दी जल्दी करके आओ, और इस बार लेट नहीं होना चाहिए। मैं भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन अब जॉब तो करनी ही है, इसलिए मैंने भी पिज्जा उठाए और अपने स्कूटर पर बैठ गया। मैंने स्कूटर को स्टार्ट किया और जो एड्रेस था उसे फॉलो करता हुआ आगे बढ़ने लगा। रात का समय होता था, इसलिए सड़कें खाली होती थी। इसलिए जब भी सड़क खाली हो तो उसके ऊपर स्कूटर चलाने में बड़ा मजा आता था, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगता था कि कहीं स्कूटर बंद ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैं ये खतरा उठाता था। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं उस स्कूटर को चलाते हुए डिलीवरी लोकेशन पर पहुंच रहा था और अपने मालिक को उल्टा सीधा बोल रहा था कि आखिर कैसा इंसान है, इसे मेरी मजबूरी समझ नहीं आती और हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता है। और यही सब बोलता हुआ मैं एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां बहुत ही ज्यादा सुनसान एरिया था। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया से लोग गायब ही हो गए हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक मुझे एक भी इंसान नजर नहीं आया, और मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर मैं ये कहां पर आ गया। लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द पिज्जा को डिलीवर करना था, और अगर पिज्जा डिलीवर नहीं होता तो आप सभी समझ ही सकते हैं कि मेरा बॉस मुझसे कितना ज्यादा कलेश करता। इसलिए मैं बस फुर्ती के साथ स्कूटर को चला रहा था। तभी अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूं तो बहुत ही ज्यादा डर जाता हूं। मेरा स्कूटर ऐसी जगह रुक गया जिस जगह को देखकर ही मेरे पैर कांपने लगे। मेरा स्कूटर एक सड़क के सामने रुक गया, और वो सड़क एकदम सीधी जा रही थी कई किलोमीटर दूर तक, और उस सड़क के अगल बगल था एक भयानक सा जंगल, और उस जंगल में से उल्लू की और न जाने कितनी अजीब अजीब चीजों की आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर मेरी हालत खराब हो रही थी। उस माहौल को देखकर ही मैं ऊपर से नीचे तक एकदम कांप सा गया। मेरी टांगें कांपने लगी और मैंने तुरंत स्कूटर को वापस शुरू करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। उस जंगल से निकल रही आवाजें मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी, और मैं पूरा पसीने से लथपथ हो गया था। मैंने कई बार अपने स्कूटर को किक मारी और स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरा स्कूटर स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहली बार मैं जिंदगी में इतना ज्यादा डरा था। उस जंगल से उल्लू की और न जाने कैसे कैसे जानवरों की आवाज आ रही थी। तभी अचानक से मैंने एक आवाज और सुनी, और वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी। वो आवाज थी एक कार की, और उस कार में एक लड़का बैठा हुआ था जो लगभग मेरी उम्र का ही था। वो काफी तेजी से कार को चला रहा था। तभी अचानक से उसने कार मेरे स्कूटर के सामने लाकर खड़ी कर दी, और उसने कार का शीशा नीचे किया। जब मैंने उस कार वाले को देखा तब मुझे लगा कि ये अब मेरी मदद करेगा, इसलिए मैं भी खुशी खुशी उस कार के पास गया। मैंने उससे कहा, अरे भाई, मेरा स्कूटर खराब हो गया है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो ताकि मैं अपना ये पिज्जा डिलीवर कर सकूं, वरना मेरा बॉस बहुत लड़ाई करेगा। मुझे लगा अगर मैं अपनी सिचुएशन उस आदमी से बताऊंगा तब वो मेरी हेल्प करेगा, लेकिन कहते हैं ना, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ कुछ बुरे भी लोग होते हैं, और वो उन्हीं बुरे लोगों में से निकला। उसने मुझे गाली देते हुए कहा, अबे वो 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय, पहले तो अपना ये जो हाथ है ना,
ये मेरी कार से दूर कर, बहुत ही ज्यादा महंगी कार है, समझा तू? ब्रांड न्यू है, लाखों डॉलर्स की है, चल हाथ हटा अपना। जब ये बात मैंने सुनी तब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और मैं अपना पिज्जा वापस अपने स्कूटर के पास लेकर आया और मैंने अपने स्कूटर पर पिज्जा को रखा और वापस अपने स्कूटर को स्टार्ट करने लगा। उसके बाद मैंने 3-4 बार किक से उस स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसे परेशान होता हुआ देखकर वो जो कार में बैठा हुआ लड़का था वो हंसने लगा और उसने हंसते हुए मुझसे बोला, अबे ओ डिलीवरी बॉय, चल अपने इस खटारा को बाद में शुरू करियो, पहले मुझे ये बता कि यहाँ का सबसे महंगा क्लब कहाँ पर है? मैंने सुना है कि यहीं कहीं आसपास है, मुझे उस क्लब का रास्ता बता। जब मैंने ये बात सुनी तब मैं भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने उससे कहा, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, समझा? जिससे पूछना होगा पूछ लियो, बहुत पैसों का घमंड है ना, चल निकल यहां से। और ये मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए था कि अगर कोई ऐसा लड़का क्लबों में जाने वाला गुंडे जैसा दिखने वाला है तो उसे फालतू नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या करे, गलती तो हो गई गुस्से में। उस लड़के ने एक गन निकाली और मेरी तरफ पॉइंट करके उसने बोला, बोल क्या बोल रहा था। अब जब मैंने गन को देखा तब मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मुझे मरने से डर नहीं लगता था, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा ये सोचकर बहुत डर लगता था। इसलिए मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए और जैसे तैसे मैंने अपने ईगो को साइड करके उससे माफी मांगी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने सिर्फ मेरे परिवार का चेहरा आने लगा और मेरे जैसे न जाने कितने ही लोग होते हैं इस दुनिया में जो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते और सिर्फ अत्याचार सहते रहते हैं। उन्हें कोई भी गाली दे देता है, कोई भी मार देता है, लेकिन वो उल्टा हाथ छोड़ने से पहले सोचते हैं अपने परिवार के बारे में कि आखिर अगर वो मारपीट करके जेल चले गए या मारपीट में उन्हें कुछ हो गया तब उनके परिवार का क्या होगा। और यही सब सोचकर मेरे जैसे कितने न जाने लोग बस मारपीट सहते रहते हैं। और उस वक्त भी मैंने माफी मांगी, गलत ना होकर भी। और जब मैंने उससे माफी मांगी तब वो लड़का फिर से हंसने लगा और उसने मुझसे कहा, चल ठीक है, तुझे मैं जिंदा छोड़कर तुझे भीख देता हूं, अब मुझे बता वो क्लब कहां पर है। मुझे उस क्लब के बारे में पता था, क्योंकि हमारे शहर में एक बहुत बड़ा क्लब था जहां पर ऐसे ही बिगड़ैल लड़के रात के वक्त जाते थे। मैंने उसे बताया, आप यहां से सीधे चले जाइए और ये सड़क खत्म होगी कई किलोमीटर आगे, उसके बाद आप सीधे हाथ पर मुड़ना और वहां से किसी से भी पूछ लेना, वो आपको रास्ता बता देगा। उस लड़के ने मुझे देखते हुए हंसा और उसने मुझसे कहा, चल ठीक है, माफ किया तुझे। लेकिन तभी अचानक से उसने एक फायर किया और गोली सीधा मेरे स्कूटर के टायर पर मारी, जिसकी वजह से मेरे स्कूटर का टायर फट गया और वो वहां से अपनी कार लेकर तुरंत निकल गया। उसके बाद मेरा जो बीपी था वो और भी ज्यादा हाई हो गया कि आखिर अब क्या होगा। मुझे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि अब मैं कैसे निकलूंगा उस भयानक माहौल से। और तभी मेरे पॉकेट में रखा हुआ फोन बजने लगा और मैंने फोन देखा तो और किसी का नहीं बल्कि मेरे मालिक का ही था। मैंने कॉल उठाया और सामने से आवाज आई, हेलो ब्रैड, तुमने अभी तक डिलीवरी नहीं करी। यहाँ कस्टमर्स मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हैं, आखिर तुम कब उन्हें पिज्जा डिलीवर करोगे, मुझे ये बताओ। जब मैंने अपने मालिक को इतने गुस्से में देखा तब मैंने उनसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हो रही हैं, मैं पिज्जा को सही टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैं स्कूटर की वजह से परेशान हूं। अभी मेरा स्कूटर जो है वो खराब हो गया है और मैं एक जंगल वाली सड़क के सामने खड़ा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। जब ये बात मेरे मालिक ने सुनी तब उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मेरा खून खौल गया। उसने मुझसे कहा, तुम सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हो, समझे तुम? हकीकत तो यह है कि तुम काम नहीं करना चाहते, बस तुम्हें फ्री की सैलरी चाहिए।
देखता हूं तुम्हें सैलरी कौन देता है। पहले ही बता रहा हूं, अगर तुमने ये 2 पिज्जा जल्दी से जल्दी डिलीवर नहीं किए तब तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हारी सैलरी भी। 1 रुपया नहीं दूंगा तुम्हें, समझे तुम? अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर मेरे फोन को उसने कट कर दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं अंदर से टूट गया था। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं ऐसे हालातों में फंस गया जहां मैं सिर्फ लाचार था। मेरे एग्जाम्स पास में थे और अगर मैं कॉलेज की फीस जमा नहीं करता तब मुझे एग्जाम्स में बैठने भी नहीं देते। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और अपने अंदर जितनी भी हिम्मत थी सबको इकट्ठा किया। उसके बाद उन 2 पिज्जास को लेकर मैं उस सुनसान सड़क पर निकल गया। उस सड़क पर एक एक कदम रखते हुए भी मेरे पैर कांप रहे थे, क्योंकि अगल बगल दोनों साइड जंगल था और उन जंगलों से बहुत भयानक आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे मैं कदम रख रहा था मेरे पैर लड़खड़ाने लगे थे और थोड़ा आगे पहुंचते ही मैंने एक रोशनी देखी। वो रोशनी बहुत ज्यादा तेज थी। जब मैं उस रोशनी के पास गया तो मैंने देखा कि एक कार वहां पर खड़ी है और वो वही कार थी जिसमें वो नालायक बदमाश लड़का था जिसने मेरे स्कूटर के टायर को फोड़ दिया था। जब मैंने उस कार को देखा तब ये सोचने लगा कि आखिर ये बदमाश अपनी कार को इस बीच जंगल वाली सड़क पर रोककर क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसके पास गन थी। इसलिए मैं अपनी नजरें चुराता हुआ जैसे तैसे छुपता छुपाता हुआ उस कार से दूरी बनाकर वहां से निकल रहा था ताकि वो बदमाश मुझे देख ना पाए। लेकिन तभी मेरी नजर उस कार के अंदर पड़ी तो मैंने देखा कि उस कार में कोई नहीं है। पूरी कार खाली पड़ी हुई है और साथ ही साथ कार का दरवाजा भी अनलॉक है। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब हुआ क्या है। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना वो यहां पर नहीं है तो अपना बदला ले लिया जाए। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस कार के शीशे को तोड़ दिया ताकि मेरा बदला मुझे मिल सके और जब वो वापस आएगा तब वो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और मुझे ढूंढता रहेगा और मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा। यही सब चीजें सोचता हुआ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। उसकी कार का शीशा तोड़ने के बाद मैं वहां से तुरंत भागा। लेकिन तभी अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसे देखने के बाद मेरी रूह कांप गई। मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी और वो जो आवाज थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसी बदमाश की थी, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत तो उससे बातचीत हो ही थी बाहर और मैं उसकी आवाज को पहचान गया था। वो चिल्लाता हुआ जंगल से बाहर निकला और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा भयानक थी। उसकी एक आंख किसी ने निकाल ली थी और उसका हाथ टूटा हुआ था और वो पूरा ऊपर से नीचे तक खून से सना हुआ था। जिस डायरेक्शन से वो भागता हुआ आया था उसी डायरेक्शन से एक और भयानक सी आवाज आई और वो आवाज और भी ज्यादा डरावनी थी। उस बदमाश की हालत देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया कि मुझे चक्कर आने लगी, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को इतनी बुरी हालत में देखा था। वो भागता हुआ मेरे पास आया और हाथ पैर जोड़ने लगा। उसने मुझसे कहा, वो आ रहा है, भागो यहाँ से, भागो, मुझे यहाँ बैठा लो, मुझे कार में बैठा लो, मुझे ले चलो यहाँ से। उसकी बातें और व्यवहार देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पागल हो चुका है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोल रहा है। उसने पूरी तरह से अपनी मानसिक संतुलन को खो दिया था। मैंने उसे सहारा दिया और उसे कार के पास ले जाने लगा। तभी अचानक से वो जमीन पर धड़ाम से गिरा और उसकी सांसें रुक गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे। मानो वो बहुत बुरी हालत में था, लेकिन
अचानक से ही उसने दम तोड़ दिया और उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मैं उस कार के नीचे जाकर छुप गया ताकि वो जो कोई भी है जिसने इस बदमाश का इतना बुरा हाल किया है वो मुझे ना देख ले। और मैं कार के नीचे छुपकर देखने लगा तो मुझे वही भयानक आवाज फिर से सुनाई दी। मैंने देखा कि एक पतला सा जीव जंगल से बाहर निकल कर आया, जो दिखने में बिल्कुल भी आम नहीं था। उसके सर पर हिरन जैसी सींगें थी और शरीर बहुत ही ज्यादा पतला, इतना ज्यादा पतला कि उसकी हड्डियां नजर आ रही थी और उसके मुंह पर पूरा खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी का मांस खाया। मैं कार के नीचे छुपा छुपा सब कुछ देख रहा था और यही भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो जो कोई भी है उसे मेरे बारे में पता ना चले। तभी मेरी आंखों के सामने वो अजीब सा दिखने वाला दानव उस बदमाश की लाश के पास आया और उस दानव ने अपनी एक उंगली उस बदमाश की आंख में डाली और उसकी आंख जो थी, जो सिर्फ एक ही बची थी, उसे निकाल लिया और उसे रसगुल्ले की तरह खा गया। उसके बाद उस दानव ने उस बेजान लाश के कई टुकड़े करे और उसके शरीर से जितनी भी ऑर्गन्स थे सबको निकाल कर खाने लगा और उसका जो खून था वो पूरे सड़क पर फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी मुर्गा खा रहा हो और नजारा वही था, बस फर्क इतना था कि इस बार आदमी शिकार बना था दानव का, जैसे हमेशा मुर्गा शिकार बनता है आदमी का। उस दानव ने उस बदमाश की लाश का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। उसने सिर्फ छोड़ा तो उस सड़क पर बिखरा हुआ खून, बाकी पूरी लाश को वो खा गया। और उसके बाद सड़क पर जहां जिस हिस्से पर ज्यादा खून था उस खून को उसने अपनी जीभ से चाट लिया। और ये सब मैं बस जिंदा लाश बनकर उस गाड़ी के नीचे छुपा छुपा देख रहा था। ये सब देखते देखते मेरी आंखों ने, मेरे दिल ने और दिमाग ने, तीनों ने जवाब दे दिया और घबराहट और डर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं कब बेहोश हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि मुझसे कार के नीचे लाश की तरह पड़ा हुआ हूं और जब मैं उस कार के नीचे से निकला तब मैंने जमीन पर सूखा हुआ खून देखा और आसपास का नजारा देखा। तो दिन के वक्त वो सड़क एकदम नॉर्मल नजर आ रही थी और वो जंगल भी, लेकिन जो कुछ भी मैंने देख लिया था उसके बाद मेरा शरीर पूरा कमजोरी से सूख गया था। मैंने अपना फोन निकाल कर देखा तो मेरे बॉस के 20 मिस कॉल थे और उस वक्त मैंने अपनी किस्मत को मान लिया कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर ये 20 मिस कॉल उस दानव के रहते हुए आ जाते तो उस दानव को पता चल जाता कि मैं कार के नीचे छुपा हुआ हूं और उसके बाद उसने उस बदमाश की लाश को तो पचा ही लिया था, वो मेरी लाश को भी पचा लेता। लेकिन आज भी मुझे उस दानव की पूरी शक्ल याद है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। उसके वो हिरन जैसे सींग, राक्षस जैसे दांत और उसका खून से सना हुआ चेहरा। जरा आप बताइए, अगर आप ऐसे हालातों में फंस जाएं कि आप कार के नीचे छुपे हुए हैं और आपके सामने एक आदमखोर दानव वेंडिगो एक लाश को खा रहा है, उसके शरीर के हिस्से निकाल निकाल कर खाए जा रहा है और उसका खून जमीन पर बिखरे जा रहा है, तब आपकी हालत क्या होगी? लेकिन याद रखिए, अगर आपने चिल्लाया तो अगली बारी आपकी होगी। तो ये थी आज की कहानी।
और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मज़ा आया होगा। अगर आप सभी को सुनने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और भाई मैं जितनी जल्दी हो सके कोशिश करूँगा वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर की सीरीज़ लाने की। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक ही मैं 500 लाइक्स का लाइक ज़रूर कर देना।